नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला सिद्धार्थनगर, थाना बांसी। बांसी में एक गांव है चवरताल भड़ही। चवरताल भड़ही से 20 अक्टूबर 2023 को दो सगे भाई बलिराम और शिवराम थाने पर आए। उन्होंने बताया कि कल यानी 19 अक्टूबर में शाम से मेरी मां कोयली देवी, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, कहीं चली गई हैं। हम लोगों ने पूरे गांव में, गांव के आसपास उन्हें ढूंढा, पूरे गांव ने भी ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लग रहा है। प्रभारी निरीक्षक को इसमें कुछ सीरियसनेस लगी। उन्होंने फौरन गुमशुदगी लिख ली। गुमशुदगी लिखने के बाद प्रभारी निरीक्षक ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही भी गांव के लिए रवाना किए। उन लोगों ने गांव वालों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि हाँ, शाम से वो दिखाई नहीं पड़ी हैं। कहां कहां जा सकती हैं, इस बारे में गांव वालों ने बताया कि बहुत ज्यादा कहीं जाती नहीं है। आसपास दोपहर में खाना खाने के बाद सो जाती है और शाम को आसपास की महिलाओं से बातचीत करने के लिए बहुत 100 कदम 50 कदम के भीतर ही जो मकान हैं, उनके यहाँ हमउम्र महिलाओं से बात करती है। बाकी वो और उसकी पोती, यही दोनों उस घर में रहते हैं। 2 उसके बड़े बेटे हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में काम करता है। उनकी पत्नियां भी उन्हीं के साथ रहती हैं। तीज त्योहार पर और थोड़े थोड़े समय में कभी पत्नियां, कभी उनके पति यानी वृद्धा के दोनों लड़के भी आते जाते रहते हैं। इधर उधर पूछताछ करने के बाद पुलिस वापस लौट आई। कोई बहुत फ्रूटफुल जानकारी नहीं मिली। इसी बीच 24 अक्टूबर 2023 को गांव से कोई 500 मीटर की दूरी पे तमाम खेत हैं। खेत पर काम करने वालों ने पुलिस को सूचना दी कि एक खेत के ठीक बीच में वहां कुछ फसल कटी हुई भी है और ऐसा लगता है कि भीतर कोई दफनाया गया है, क्योंकि बड़ी भीषण दुर्गंध आ रही है। आसपास काम करना मुश्किल है। सूचना पर पुलिस फौरन मौके पर आई। जगह को खुदवाया गया। उसमें एक सड़ी गली लाश मिल गई। लाश के शरीर पर जो कपड़े थे, उससे पहचानने में गांव वालों को कतई देर नहीं लगी कि ये उसी वृद्धा की लाश है जिसका नाम कोयली देवी था और जिसकी उम्र 65 साल थी, जिसके बच्चों ने गुमशुदगी लिखवाई थी। गांव इकट्ठा हुआ। तमाम वो महिला थोड़ा सोशल थी, सीधी भी थी, तो महिलाएं बहुत उसके लिए परेशान थी। 19 तारीख की शाम से लेके 24 तक महिलाएं जगह जगह इकट्ठा होके उसको याद करके रोया करती थी। बहरहाल पुलिस ने पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन यह बात समझ में आ गई कि इसे जहां कहीं भी इसके साथ इसकी हत्या हुई है, वहां से खेत तक लाया गया, खेत को खोद के गड्ढा बनाया गया और फिर उसमें इसको डाला गया। ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। मुखबिरों का तंत्र फैलाया गया, क्योंकि मोबाइल सारे लोगों के जो डिटेल निकाले गए, उसमें लोकेशन सबकी वहीं पर आई थी जो घटना स्थल है। रात में किसी दूसरे नंबर की
या बाहर से किसी मोबाइल के आने और जाने की कोई बात पता नहीं लगी। पुलिस ने पहले ही दिन, जब ये महिला अपराधों को लेकर आप समझ रहे हैं, इस समय थोड़ी सी ज़्यादा ही सतर्कता रखी जाती है। तमाम बड़ी घटनाएं होने के बाद पुलिस इस मामले में सतर्क रहती है। जैसे ही गुमशुदगी लिखवाई गई थी 20 तारीख को शाम की बात है, 21 तारीख की शाम तक पोस्टर और जो इश्तहार थे वो जगह जगह चस्पा किए गए और डेड बॉडी की वो फोटो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जो पुलिस के ग्रुप हैं, एसओ के अलग, डीएसपी के अलग और बाकी जो पुलिस मित्रों के एक अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए गए हैं, उन सब पर भेजी गई। और जब ये सूचना आ गई कि इस तरह से ये लाश उसकी मिल गई है, गुमशुदा की, पुलिस ने एक्टिविटी बढ़ाई। मुखबिरों ने 25 तारीख को आकर ये बताया कि साहब, इस लड़की की उम्र वैसे तो 13 साल ही है, लेकिन गांव के ही एक नाबालिग लड़के से ही इसके प्रेम संबंध की चर्चा लड़कों के बीच में है। देखिए, घर वाले भले ध्यान न दें, लेकिन हम उम्र लड़के लड़कियों की निगाह बस एक ही बात पर रहती है, आप समझ सकते होंगे। तो कहीं बच्चों के बीच में ये बात आई कि इसके संबंध फलां लड़के से हैं। पुलिस ने लड़की से पूछताछ शुरू की। लड़की से पूछा गया तो उसने कहा कि हमने अपने पिताजी को 19 तारीख को फोन किया था कि दादी कहीं चली गई हैं, मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूं, लेकिन उनका पता नहीं लग रहा है। मेरे पिताजी ने तुरंत प्रधान से बात की। उन्होंने भी बताया कि हाँ, वो दिखाई नहीं दे रही है और लड़की भी आसपास घूमकर पता कर रही है कि कहीं उसकी दादी तो नहीं दिखी हैं। उसने अपने बड़े भाई जो दिल्ली में काम करते हैं उनको भी बताया और लखनऊ से फौरन सिद्धार्थ नगर के लिए रवाना हो गया। रात में पहुंच गया। रात में गांव वालों से बात की, बेटी से भी बात की। तो उसने बताया कि मैं फला काम में बिजी थी, मैं जब लौट के आई तो मैंने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू किया, क्योंकि दादी उस समय सो के उठ जाती हैं और अपने और हमारे लिए चाय बनाती हैं। लेकिन जब दादी का पता नहीं लगा तो मैं झुंझला भी गई और अगल बगल टोड़ा पड़ोस जहां पर दादी जाया करती थीं वहां पर मैंने तमाम लोगों से पूछताछ की। जब नहीं पता लगा तब आपको फोन करके बताया गया। लड़की की बात प्राइमा फेसी पुलिस को ठीक लग रही थी कि ऐसा ही होगा कि वो जो कह रही है वो तारतम्य के हिसाब से सही थी। बेटे ने बताया कि हम और मेरे भाई दोनों ही सुबह शाम अपनी मां से बात करते हैं। कल सुबह मेरी बात हुई थी, शाम को मेरी बात नहीं हो पाई थी। सुबह जब बात हुई थी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, किसी तरह का कोई तनाव और किसी तरह की कोई अस्वस्थता या किसी तरह की किसी से कोई मन मुटाव की बात माँ ने नहीं बताई थी। हम लोगों का माँ से लगाव इसलिए भी था कि अभी 2 साल पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, इसलिए हम लोग ज़्यादा ख्याल करते थे। चूँकि हम लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ दिल्ली और लखनऊ में रहते हैं, इसलिए हर हाल में प्रतिदिन सुबह और शाम कोई ज़रूरत, कोई बात, पैसे की ज़रूरत, किसी से कोई बात हुई हो, ये सब उनसे पूछ लेते हैं। और 15-20 दिन में, 1 महीने में हम दोनों में से कोई न कोई गांव जरूर जाता है। माँ के लिए फल, कपड़े, जो छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें माँ बताती हैं वो हम लोग लेके जाया करते हैं। लड़की ने उनको फ़ोन करके बताया, ये बात उसके पिता ने भी बताई। उसके पिता के बड़े भाई ने भी यही बताया कि मुझे जब ये बताया गया कि अम्मा गायब हो गई हैं
तो यही बताया कि लड़की ने गांव से फ़ोन से ये खबर दी थी। इसी बीच जब पुलिस को ये पता लग गया कि इसके फलां बच्चे से, फलां लड़के से या फलां नाबालिग लड़के से प्रेम संबंधों की चर्चा गांव में आम है, पुलिस ने उसे बुला के, चूंकि 13 साल की बच्ची से इस तरह के सवाल जवाब या उस पर इस तरह का शक करना, थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पुलिस भी इस पे कम यकीन कर पा रही थी। लेकिन जब बार बार ये बात गांव से मुखबिरों ने भी और साजे के पुलिसकर्मी जो लगाए गए थे उन्होंने भी बताई, तो उससे बुला के इस बाबत पूछा गया। सतर्कता के तौर पे इसके मोबाइल का सीडीआर भी निकाला गया, लेकिन ज्यादातर समय इंटरनेट कॉलिंग ही इसकी पता लगी, जिससे ये नहीं पता लगता था कि किससे इसकी बात होती थी। थोड़ी सी सख्ती से 2 महिला कांस्टेबल्स ने बातचीत की। कौन लड़का है, कैसे है, उसने लड़के का नाम भी बता दिया और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसने बताया कि मेरे गांव के ही एक लड़के जो मुझसे 1.5 साल बड़ा है, उससे मेरी बातचीत होती थी। धीरे धीरे ये बात और आगे की बातों में तब्दील होती गई। हम दोनों पहले घर के बाहर चोरी चोरी मिला करते थे। उसके बाद फिर जब मैं उसको मिस्ड कॉल करती थी, यानी जब दादी अच्छी तरह से सो जाती थी, गहरी नींद में सो जाती थी, मैं मिस्ड कॉल करती थी, दरवाज़ा खुला रहता था, वो भीतर आ जाता था और उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद वो वापस चला जाता था। 19 तारीख को भी यही बात हुई। जैसे ही दादी सोई, मैंने उनके चारपाई के आसपास उनके हाव भाव को देखकर ये तय कर लिया जब कि अब अच्छी तरह सो गई हैं, मैंने लड़के को मिस्ड कॉल की। दरवाजे की कुंडी मैंने पहले ही खोल दी थी। लड़का भीतर आ गया। हम दोनों लोग एक ही चारपाई पर थे। इसी बीच में पता नहीं कब दादी दबे पांव आ गई और उन्होंने लड़के की ही चप्पल जो उनके पैर से लगी थी उसको उठाकर 2-4 चप्पल मारी जो लड़के के पीठ पर लगी। वो छिटक कर अलग हो गया। दादी ने मेरे बाल पकड़कर खींचे। उसके बाद तड़ातड़ 5-7 झापड़ रसीद कर दिए। उसके बाद दादी इतना गुस्से में थी कि उसने कहा, अभी तेरी ये करतूत मैं तेरे बाप को बताती हूं। मैं आज ही जा गई हूं, मैं कई दिनों से इस बात को देख रही हूं। दादी भागकर अपने बिस्तर पर तकिया के नीचे अपना मोबाइल निकालने के लिए जैसे ही उसने हाथ डाला, वैसे ही पीछे से लड़की ने उनको गिरा दिया। लड़की के गिराते ही, लड़की ने जैसे ही उसे गिरा दिया, उसका मुंह पकड़ लिया। लड़के से कहा कि अब ये मुंह न खोलने पाए, वरना ये जरूर मेरे बाप को बता देगी और फिर बहुत दिक्कत होगी हम लोगों के लिए। काफी देर मुंह दबाए हुए वो उसके सीने पर सवार हो गई और उसका गला दबाना शुरू किया। दादी हाथ पैर चला रही थी। लड़के ने एक हाथ और एक पैर जोर से खींचकर उनको मिलाने की कोशिश की ताकि वो हाथ पैर चला ना पाए और लड़की ने गले को तब तक, उसने बताया कि मैंने उसको तब तक दबाए रखा जब तक कि वो ठंडी नहीं पड़ गई। करीब आधे घंटे बाद हिला डुला कर मुंह पे पानी डालकर देखा गया तो वो मर चुकी थी। हम दोनों के हाथ पांव फूल गए। लड़की ने बताया कि मैंने लड़के से कहा कि अगर ऐसा न करती तो बाप घर से बाहर निकाल देता, हो सकता है तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी लिखाता, गांव में बड़ी बेइज्जती होती।
तो काम तो ठीक किया, सही किया, लेकिन अब इसका किया क्या जाए। लड़के ने भी फौरन फौरन में कि हाथ तुम पकड़ो, पैर हम पकड़ते हैं, धीरे धीरे पीछे खेत की तरफ ले चलते हैं। घर से निकालकर 20 कदम भी नहीं चले होंगे कि दोनों के हाथ से वो बॉडी छूट कर नीचे गिर गई और दोनों हांफने लगे। दादी माँ अच्छी तंदुरुस्त, अच्छी काया की थी, तो वजन भी उनका रहा होगा। जब एक कदम भी आगे न चल सके तो किसी तरह से 2-3 बार ट्राई करके फिर उसे भीतर ले आए। मैंने लड़के से कहा कि कुछ उपाय करो, वरना सवेरे होते होते पुलिस हमको उठा ले जाएगी। उसने अपने एक दोस्त लवकुश को फोन किया, जिसकी उम्र 21 साल है, अच्छा लंबा चौड़ा तगड़ा है वो। पहले तो उसने आने से मना किया, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद वो आया। आते ही जैसे ही देखा कि दादी नीचे जमीन पर पड़ी हुई हैं, हिलडुल भी नहीं रही हैं, तो उसने कहा कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूं। लड़का लड़की दोनों ने ही लवकुश के पैर पकड़ लिए कि हमारी जान बचाइए, पुलिस हमें मारेगी भी, पीटेगी भी, जेल भी ले जाएगी। उसने लवकुश ने कहा कि ठीक है, फावड़ा लेकर आओ। लवकुश और उस लड़के ने 2-3 बार में शव को वो गांव से दूर ले गए और जहां तक पहुंच पाए, जहां के आगे उनकी हिम्मत छूट गई, वहीं पर लवकुश ने एक गड्ढा खोदा। बीच में दोनों तरफ फसल थी, जहां पे मेड़ होती है, थोड़ी जगह होती है, वहीं पर गड्ढा खोदा। जल्दी जल्दी में यह गड्ढा 1.5 फीट से ज्यादा नहीं खुद पाया, क्योंकि भोर होने लगी थी। जितना भी खोदा था उसमें दादी के शव को रखा, ऊपर से मिट्टी डाल दी और आसपास तमाम घास, जो बड़ी बड़ी घास हो जाती हैं, इस सीजन में और बड़ी बड़ी होती हैं, उनको उखाड़ के उस ताजे पटे हुए गड्ढे के ऊपर डाल दिया, ताकि दूर से ये दिखे नहीं कि यहां कुछ नई नई चीज दबाई गई है। पुलिस ने इन दोनों नाबालिगों के बयान के आधार पर लवकुश की गिरफ्तारी की। वहां के सर्किल अफसर अनुज कुमार सिंह बताते हैं कि कोयली देवी की हत्या के मामले में 2 जुवेनाइल अक्यूज्ड, 2 नाबालिग अपराधी और एक बालिग व्यक्ति, इन 3 को गिरफ्तार किया गया है। लवकुश को जेल भेजा गया है और दोनों माइनर्स को बाल सुधार गृह में डाल दिया गया है। आज की घटना, नाबालिग प्रेमी जोड़ा, लड़की उम्र 13 साल, लड़का उम्र 15 साल। मतलब इन दोनों लोगों को मोबाइल देवता का आशीर्वाद मिल गया। दिन भर बात होने लगी। लड़की अपने घर के कमरे से, जब दादी कहीं निकली इधर उधर, वो अपने घर के कमरे से, और लड़का खेतों के बीच से, या पास में एक बाग थी, वहाँ किसी बड़े पेड़ के तने के नीचे से ये दोनों में बातचीत होने लगी। पहले मोबाइल पर बात हुई और फिर मोबाइल पर ही सारी हदें पार हो गई। अब दादी के सोने के बाद पहले तो इधर उधर मिलते रहे, चोरी छिपे। फिर जब ज़्यादा इंटेंसिटी दोनों के बीच बढ़ी तो दादी के सोने के बाद की मिस्ड कॉल, खुला हुआ दरवाज़ा, लड़का भीतर। अब दादी माँ भी दादी माँ हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि घर में किसी बुजुर्ग का रहना ज़रूरी है जब घर में कोई लड़की या महिला हो। दादी माँ ने कभी खुली हुई कुंडी को ध्यान से देखा और पूछा कि मैंने तो रात में बंद की थी, सवेरे सवेरे 4 बजे जब वो उठती हैं तब कैसे खुल गई, जबकि तुम सो रही हो। तो जैसे बच्चों की आदत है, उनका आप भूल गई होंगी, बंद नहीं था ये। फिर
एक दिन मर्दाना चप्पल एक जोड़ी, ये कहाँ से आ गए? फिर उसने बताया कि वो असल में कल मैं फला जगह गई थी और वहां से अपनी चप्पल के बजाय दूसरे की चप्पल पहनकर आ गई। तब दादी माँ ने उसकी चप्पल भी देखी, तो बोले नहीं, जब हम पहन के आ गए यहाँ पता लगा मुझे कि हम गलत चप्पल ले आए, तो दौड़ के हम गए वहां से अपनी चप्पल भी ले आए। हाजिर दिमाग चलता है बहुत इस तरह के लोगों का। तो दादी ने जब ये 2 3 4 चीजें एक साथ जोड़ी तो 19 को उन्होंने जल्दी सोने का नाटक किया। और जब वो सो गई तो उन्होंने ध्यान दिया कि लड़की बार बार उसके चारपाई के नजदीक आ रही है, अंदाजा लगाने की कि दादी सोई कि नहीं सोई। लड़की बहुत जल्दी में थी। उसको जैसे ही लगा नहीं अब ये सो गई, मिस्ड कॉल हुई और वो फौरन हाजिर हो गया। दरवाजा खुला था, भीतर आ गया। और दादी भी अंदाजा लगाती रही कि जैसे ही एक ही चारपाई पर खटपट शुरू हुआ, वो भी उठकर दबे पांव चप्पल जहां उनके पैरों में लड़ी चप्पल हाथ में लिया और तड़ातड़ 5 7 चप्पल रसीद कर दिए जो उस लड़के के पीठ पर लगे। वो कूद कर छिटक कर उधर खड़ा हो गया। लड़की की बाल खींचे दादी माँ ने और 5 7 थप्पड़ उसको भी रसीद कर दिए। गुस्से में लाल हो गई दादी माँ। मेरे रहते मेरे घर में ही अंधेर कर दी तुमने, अभी तुम्हारे बाप को तुम्हारी ये करतूत बताती हूँ। वहां से तेज कदमों से वो अपनी चारपाई पर तकिए के नीचे मोबाइल निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वैसे ही लड़की ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। गिराकर पहले उनका मुंह जोर से दबाया, अंदाज लगाया कि शायद सांस नहीं आएगी तो मर जाएंगी, लेकिन वो हाथ पैर पटकती रही। फिर लड़की, ध्यान रखिएगा 13 साल की उम्र है उसकी, सीने पर सवार हो गई, गले को दबा दिया। लड़के ने जो हाथ पैर चल रहे थे उनको भी पकड़ के खींच लिया। थोड़ी देर में दादी, इतनी उम्र कितनी देर तक रजिस्ट करती, थोड़ी देर में वो भी बेचारी ठंडी हो गई। दादी के मरते ही दोनों ने पहले हाथ पकड़े, लड़की ने दोनों हाथ और लड़के ने दोनों पैर पकड़े, बाहर निकले कि इसे खेतों पर ले जाते हैं। लेकिन 10 कदम भी नहीं चल पाए कि 10 कदम में ही दादी हाथ से छूट गई और दोनों ही हाँफने लगे। किसी तरह फिर कई बार में उन्हें उठा उठाकर भीतर ले आए। दोस्त लवकुश को फोन किया, बड़ी मुसीबत में हूं, मदद करो। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर आया। दादी की लाश देखते ही फिर वो जाने लगा। दोनों ने उसके पैर पकड़ लिए कि हम मारे जाएंगे। बहरहाल लवकुश जवान था, हट्टा कट्टा था, बालिग था, 21 22 साल उम्र थी। उसने दादी को उठाया, थोड़ा सा सहारा लड़के से भी लिया और उसे वो जिस झाड़ी झंखाड़ी में करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए चला, तो 500 मीटर में ही उसका भी दम फूल गया। उसने कहा अब इससे आगे नहीं जा पाएंगे, यहीं पर तुम भी खोदो हम भी खोदते हैं। दोनों ने वहीं गड्ढा खोदा, दादी को उसमें, लाश को उसके भीतर रखा, ऊपर से मिट्टी डाल दी। 2 3 दिन में खेतों पर काम करने वाले किसान दुर्गंध से परेशान हो गए। पुलिस को इत्तला हुई और पुलिस के आते ही ये तय हो गया कि जो गुमशुदा माताजी थीं वो यहाँ जमीन में गड़ी हुई हैं। देखिए, बालिग होने की उम्र कानूनन देश में 18 वर्ष है। मतलब 18 वर्ष का लड़का या लड़की हो तो उसे बालिग माना जाएगा। लेकिन शादी करने के लिए जो उम्र बालिग होने की है वो 21 साल लड़के की और 18 साल लड़की की।
ये सिर्फ इसलिए कि मातृत्व का भार संभालने के लिए बच्चियों की ये उम्र होनी आवश्यक है, ऐसा मेडिकल फिटनेस के लिए मेडिकल जो लोग इस फील्ड के हैं उनके हिसाब से ये उम्र ठीक है। लेकिन ये तो कानूनन है, उसके पीछे का कारण है। लेकिन और मतलब अच्छा, लड़कियों की उम्र को बढ़ाने के लिए यानी 18 से 21 करने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। संसद से पास भी किया गया, क्योंकि डॉक्टर्स बार बार ये कहते हैं कि 18 की उम्र मातृत्व की का भार वहन करने के लिए कम है। 21 साल में बच्चियां बिल्कुल मैच्योर होती हैं, जब वो उनके अंदर मातृत्व सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब ये तो सरकारी बातें, सरकारी दलीलें और कानून के हिसाब से कहा जा रहा है, लेकिन ये मोबाइल देवता ने बालिग होने की उम्र बहुत कम कर दी। अब ये 13-14 साल पर ही इनको बालिग होने की ये सारी जानकारियों से लैस हो जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। 13-14 पहुंचते पहुंचते ये मानसिक रूप से बालिग हो गए, सारी जानकारियों से। मतलब धन्य हो मोबाइल देवता, आपने इनको बहुत ही कम उम्र में बालिग बना दिया। देखिए, मोबाइल के 1000 फायदे हैं। मैं जब जब मोबाइल को कोसता हूं तो वो घटना की वजह से, उस पर्टिकुलर घटना में अगर मोबाइल का कोई रोल है तो मैं जरूर कहता हूं। और फिर आपने कमेंट्स देखे होंगे कि लोग, हमारे सुधी श्रोता, हमारे ही अपने परिवार के लोग ये कहते हैं कि साहब आप मोबाइल को ही दोष क्यों देते हैं। इसी से पढ़ पढ़ के केवल और केवल मोबाइल से पढ़ के लोग आईएएस भी हुए हैं कोरोना के पीरियड में, जब कोचिंग हर तरह से बंद हो गई थी। और यह बात सही भी है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि उसके 1000 फायदे हैं, पर इनका ज्यादा प्रयोग आदम और हव्वा बनने की कोशिश में होने लगा है। ये जो नौजवान पीढ़ी है, ये जो नई पीढ़ी है, ये फायदों वाली बात मोबाइल पर न करके बस ये आदम और हव्वा कैसे मिले, कहां से आए, क्या हुआ, ये इस चक्कर में रहते हैं। और आज की घटना इसी का परिणाम है। अब आज मैं क्या सलाह दूं आप लोगों को। घर में बुजुर्ग भी मौजूद था, उसी ने कोशिश भी की, लेकिन उस समय दादी माँ का ज्यादा नाराज होना, नाराज तो वो अधिकार पूर्वक हुई, उनकी जान पर बन आई। अब यही कह सकता हूं कि बच्चों के मोबाइल यूज पर निगाह रखें, देखें। दादी माँ ने अगर कभी बताया होता अपने बेटे को कि ये दिन भर मोबाइल में पता नहीं किससे बात करती, तो हो सकता है बाप ने डांटा होता, या बाप ही ने कहा होता कि देखती रहिएगा जब ये बाहर निकलती है। बहरहाल अपने मन में, अपने दिमाग में ये जरूर रखें कि बच्चे के मोबाइल यूज को गाहे बगाहे चेक करते रहें, देखते रहें, सुनते भी रहें कि आखिरकार वो किससे और क्या बात कर रहे हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज समाप्त करने के पहले, आज मैं 4 दिन बाद वापस लौटा हूं। 4 दिन तक आपको हमारे रिपीटेड एपिसोड्स बर्दाश्त करने पड़े, और आज शाम से ही हमारे सहयोगी जयप्रकाश जी बहुत ही आवश्यक काम से बाहर जा रहे हैं, और फिर 4 दिन के लिए जा रहे हैं। तो मैं फिर अगले 4 दिनों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज आपके परिवार का किस्सा गोई का ये 9वां एपिसोड है, लेकिन चूंकि जयप्रकाश जी जा रहे हैं, लाइव करने की बहुत जगह से बहुत लोगों ने बात की थी, तो मुझे ये लगा कि ये सैकड़ा की समाप्ति पर लाइव करना ठीक नहीं है। आज 900वां एपिसोड है, तो नए
सैकड़े की शुरुआत यानी 901वें एपिसोड पर मैं लाइव करूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।